भाजपा के वरिष्ठ सांसद विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, अभी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे। विनोद जी, तमाम तरह के सवाल खास तौर से बजट को, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष ने उठाए हैं। आपकी सरकार पे आरोप विपक्ष का रहा कि देश मंदी के हालात से गुजर रहा है, देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, देश का जो आर्थिक ढांचा है वो तबाह हुआ है। ये तमाम तरह के आरोप विपक्ष ने आपकी सरकार पे लगाए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, जैसा कि राकेश जी ने कहा, इस देश का दुर्भाग्य है कि विरोध करने के नाम पे विरोध करना है। जी, सदन में हमारे आप में मत भिन्नता हो सकती है और लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र की ताकत है कि किसी विषय पर सहमत होना, किसी विषय पर असहमत होना, लेकिन केवल विरोध के नाम पे विरोध करना ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दो सवाल आपने मुझसे किए जी, एक मंदी की, दूसरी बात किया महंगाई की। इस बात को विपक्ष को जानता है लेकिन स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जो सोया है उसको तो हम जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक किया है उसको हम नहीं जगा सकते। आज पूरे दुनिया में मंदी है, उस मंदी के बावजूद हम एक चट्टान की तरह खड़े हैं, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है जी। जहां तक महंगाई की बात है, निश्चित रूप से कुछ चीजों में महंगाई बढ़ी है, लेकिन इसको दो रूप में देखा जाना चाहिए। प्याज की महंगाई बढ़ी, दुनिया भर का हल्ला मचना शुरू हुआ, आज प्याज फिर 10 रुपया किलो आ गई है और जो प्याज का किसान है वो एक्सपोर्ट खोलने की मांग कर रहा है और हम लोगों ने कंडीशनल उसको छूट दी भी है। जहां तक टीएमसी के मेरे साथी ने कहा कि सब कुछ दिया नहीं दिया, सब मोदी 1 के, जैसा कि राकेश जी ने कहा, मोदी 1 मोदी 2 के पार्ट में 14 से 19 की सरकार में हमने 11 लाख करोड़ रुपया मुद्रा से लोन बांटा है। साहब, ये पैसा कहाँ गया है? एम्प्लॉयमेंट पे गया ना। अब अगर ये देखना ही नहीं चाहे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और राकेश भाई ने जो बात कही वो बात ये नहीं थी, मैं उसको पूरा बताता हूं। एक व्यक्ति ने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद जब देवता प्रसन्न हुए तो वो आए तो उनसे पूछे कि मांगो, क्या मांगना है, लेकिन शर्त एक है, जितना तुमको दूंगा उसके दुगना बगल वाले को, तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा जी। तो उसने कहा कि ठीक है, तो एक काम करिए, मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। इसका मतलब पड़ोस बगल वाले की दोनों आंख फोड़ दीजिए। तो आज विपक्ष इस भूमिका में है, दुर्भाग्यपूर्ण है, विपक्ष इस भूमिका में है। उसको इससे मतलब नहीं है कि देश के राष्ट्र निर्माण में किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों का विरोध किया जाना चाहिए, किस चीज का समर्थन किया जाना चाहिए, कौन सी चीज राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए, किन चीजों को समाज हित में देखना जाना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज पूरे के पूरा चीज केवल राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है और ये न देश के लिए ठीक है। देखो विनोद जी, तुम्हारा साथ हम सहमत है, तुम जो बोले हैं सहमत है। देखो, एक तरफ से नहीं चलेगा, एक तरफ से नहीं होगा। कोई प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ, देखो ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ था उसके राम मंदिर के लाने का क्या जरूरत जी? राम मंदिर निर्माण करें, इसको उसको बोलने का क्या जरूरत? उसके तुम देखो, तुम जैसे हो ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बात करो, पार्लियामेंट बाजे राष्ट्रपति का भाषण ने तय किया, राष्ट्रपति का भाषण में जो राष्ट्रपति का भाषण होता है, 90 दिन के अंदर राष्ट्रपति का जो भाषण होता है, राज्यपाल का जो भाषण होता है, वो भाषण किसका भाषण है? इसी से जाहिर होता है कि ये लोग राम मंदिर का समाधान नहीं चाहते थे। अरे क्या कहेंगे आप? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 90 दिन के अंदर बनाया जाए, एक बात सुनो, ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते। ये देखो, ये तुम जो बात बोले हम भी मानते हैं। जो पार्लियामेंट में जो कुछ, देखो क्वेश्चन आवर का टाइम में हल्ला, हम पहले बोला था, देखो क्वेश्चन आवर में हल्ला ठीक नहीं है, ये हमारा पार्लियामेंट मेंबर का
ओरिजिनली हमारा बात है ये वाला। ये क्या है, देखो जो जिसका क्या होता है, जो पार्लियामेंट का जो मेन लीडर है, तुम्हारा मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमारा भी प्राइम मिनिस्टर है। चलिए खुशी है, क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात है, लगातार पानी पी के नहीं अच्छी बात है, फिर स्वागत है, एमपी है, अच्छी बात है। देखो तुम जहां पर एमपी सीट में जीते, दूसरा लोग तुमको वोट नहीं दिया, कांग्रेस को दिया, कोई दूसरा पार्टी को दिया, उसका एमपी तो तुम है, ये तो नहीं। तुम्हारा सत्ता में कोई नहीं बोल सकता ये विनोद जी हमारा एमपी नहीं है। अच्छा ऐसा हमारा प्राइम मिनिस्टर किया, देश के प्रधानमंत्री फिर हमको बोलने दो कोई योजना बनाई, नहीं देश के प्रधानमंत्री ने कोई योजना बनाई तो उसको जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे भेदभाव नहीं किया। हमारा भी ऐसा प्रधानमंत्री को भी ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होंगे तो दूसरा होगा। 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया तो किसी के जात के आधार पे, धर्म के आधार पे विनोद जी बात तो नहीं। एक बात विनोद जी तुम कहोगे, जवाब दो। एक बात तुमको बोले, उज्ज्वला तुमको जो बोला ना, गैस का सिलेंडर दिया तुमको, देखो 2014 साल में, फिर लिखो 2014 साल में एक गैस सिलेंडर का दाम था 340 रुपया। रुको बात मत, हमारा बात कंप्लीट होने का बाद बोलिए। 340 रुपया ठीक हो गया, आज 820 रुपया ठीक, 760 रुपया, 760 ठीक, 760 रुपया ठीक। कितना सब्सिडी मिलता है? 200 रुपया ठीक। 340 और 200 कितना होता है बताइए, कितना होता है? 540 ठीक। 760 से 540 माइनस करो, कितना दाम है ठीक। तुम बोला हाल ऐसा नहीं होता, उत्तर भी तो सुनिए ना भाई, तुमको बात सुना और एक बात और एक बात सुनो जी, एक बात देखो, आज पूरा उसमें टाइम में 2014 का पहले उसमें टाइम में हम लोग सबको, हमको सब्सिडी मिलता, हमको मिलता है, दादा को मिलता है, तुमको भी मिलता है, आपको भी मिलते। तो आज क्या है, हम सब्सिडी नहीं लेते हैं। हाउ मेनी परसेंटेज सब्सिडी नहीं लेते जी, ये तो अच्छी बात है, नहीं लेते। तो उसको जो देखो, अब तुम्हारा उज्ज्वला में कितना तुम्हारा गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है, बिजनेस कैसे करता है सुनील जानता है। सुनील जी आपने दो मुद्दे उठाए, सुनील भाई आपने दो मुद्दे उठाए, एक सब्सिडी का मुद्दा उठाया है, एक राम मंदिर का मुद्दा उठाया, दोनों का उत्तर ले लीजिए जी, बोलिए सर। इन्होंने दो नहीं 3 मुद्दा उठाया जी। एक मुद्दा उठाया सब्सिडी का, ठीक है साहब। इनसे केवल ये पूछिए कि जब यूपीए 2 की सरकार निर्णय ले रही थी कि जो भी एलपीजी का प्राइस होगा वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ अटैच होगा, तो उस निर्णय के साथ ये क्यों खड़े थे? पहला सवाल। दूसरी बात, दादा 1 मिनट आप बोलोगे नहीं, तुम बोलो, ऐसा नहीं होता, बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इंटरनेशनल प्राइस, एलपीजी का रेट तय करना केवल भारत सरकार के हाथ में नहीं है। एलपीजी का रेट 2 तरह से तय होता है, एक तो इंटरनेशनल प्राइस, दूसरा उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है। आप आइए अपने सरकारों को कहिए उसको लाके जीएसटी काउंसिल में ले आ जाए तो रेट कंट्रोल होगा। अब स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई रेट टैक्स घटाने को तैयार नहीं है, जिसके कारण महंगा है। इन्होंने बात कही राम मंदिर की, जो बात इन्होंने कही, राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि इसको 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बना के इसका समाधान करिए, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि राम मंदिर का समाधान हो। कल यही हमारे ऊपर तंज कसते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, और तारीख नहीं बताएंगे। और जब हम तारीख बता रहे हैं तब इनको पीड़ा है। और जिस एलपीजी सब्सिडी की बात कर रहे हैं, मैं बात करता हूं यूपीए 1 और यूपीए 2, 2014 से पहले इस देश में राजनीति होती थी कि हमारी सरकार बनेगी तो सब्सिडी में 6 सिलेंडर देंगे, कोई कहता था हम 8 सिलेंडर देंगे। इस पे चुनाव लड़ा जाता था साहब। हमने क्या कहा कि जितना सिलेंडर चाहिए ले जाओ। ये देश के प्रधानमंत्री पे लोगों को गर्व करना चाहिए। उन्होंने एक आह्वान दिया कि जो लोग सब्सिडी छोड़ सकते हैं वो छोड़े, और उनके एक आह्वान, बहुत आदमी 1 करोड़ लोगों ने
इस देश में सब्सिडी छोड़ दी, जिसका नतीजा हुआ कि आज समाज 1 करोड़ तो छोड़ दिया, 1 करोड़ आबादी को मिला, 8 करोड़ लोगों को 8 करोड़ साहब, आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, हम 1 करोड़ के पैसे 8 करोड़ लोगों को एलपीजी दिए साहब। इसमें इंटरवीन करूंगा जी। इससे जैसे टीएमसी के माननीय सांसद सुनील जी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को मदद करे, विकास में मदद करे, इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार पैसा दे दे और इनसे पूछे ना। जो डायरेक्ट हम किसान हो, व्यापारी हो, लाभार्थी हो, उनको हम पैसा दे रहे हैं तो हम गलत काम कर रहे हैं। एक बात, इसका तो हम लोग गलत कर रहे हैं साहब। अब हमको पीड़ा समझ में आ गई कि इनको बंदर बांट के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए इनको पीड़ा है। एक बात। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि किसान, जो बड़े किसान हैं उनको पैसा मिल रहा है, जो खेतिहर मजदूर है उनको नहीं मिल रहा है। ठीक साहब, मैं मानता हूं कि कुछ जो बड़े किसान हैं इसका लाभ मिल रहा होगा, लेकिन इसमें तो जिसके पास 1 कट्ठा भी जमीन है, 1 बिसुआ भी जमीन है, उसको 6,000 रुपया मिलेगा। ठीक, इसका लाभ क्या हुआ? ठीक है, उस योजना की वजह से कुछ बड़े किसान को लाभ हो गया। ठीक है, हमको जो बड़े लोगों को चिंता नहीं करना, कम से कम उसकी वजह से वो छोटे किसान जो सूदखोर के चंगुल में थे, छोटी खेती थी, वो किसानी के समय पैसा लेते थे, दे नहीं पाते थे, वो इससे मुक्त हो गए। और दूसरा का लाभ क्या हुआ? अब छोटा किसान अपनी जमीन बेचना बंद कर दिया। वो क्यों बंद कर दिया? वो समझ गया कि जब तक जमीन रहेगी तभी तक हमको पैसा मिलेगा, इसलिए वो बेचना बंद कर दिया। तीसरा, इनकी मुख्यमंत्री ममता दीदी ने, इन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां का लेखपाल सूची बना के दिया उसको पैसा मिलता है। इसका मतलब जो टीएमसी का कैडर सूची बना के देता है उसको पैसा। सुनो विनोद जी, ऐसा कोई नहीं, हमारा जो पार्टी से नहीं बनता है वो वीडियो राज्य एडीओ जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, असर होना स्वाभाविक है। और वो भी बंगाल में, हमारा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है वो लिस्ट बनाता है। नहीं, हमारा कोई पार्टी का लीडर का साथ कोई लेना देना नहीं है। बंगाल में पता कर लीजिए, जिसकी सरकार रहती है एक नाम वो, एक नाम पूरी सरकार पे हावी होता है। 2 सवाल है विनोद जी मेरे आपसे। एक सवाल बार बार ये उठाया जा रहा है कि इतनी जल्दी कानून बनाने की जरूरत क्या है? दादा, ब्लैक मनी कितना आया? दादा उत्तर सुन लेंगे, बताएंगे, विनोद जी बताएंगे। जी, कितना खर्चा हुआ? ब्लैक मनी का हाल क्या है? सीए कानून की बात है जी, इसमें 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों देश ने अपने यहां संविधान संशोधन करके अपने को मुस्लिम राज्य घोषित कर लिए, तो वहां पे रहने वाले अन्य धर्म को मानने वाले, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो माइनॉरिटी में हो गया। ठीक है साहब, अब वहां के लोग तो जो बहुसंख्यक हैं वो तो प्रताड़ित है नहीं, जो प्रताड़ित हैं हम उनको नागरिकता देने के लिए कानून बनाए। एक, अगर कोई मुस्लिम भी प्रताड़ित है तो उसको भी एक नियम है, उसके तहत में क्या हुआ? हमने 556 में क्या हुआ? 19 लाख लोगों को, आप सुनिए, मेरी सुनिए, 556 लोगों को, चाहे अदनान सामी हो, चाहे तस्लीमा नसरी हो, हमने नागरिकता देने का काम किया। मैं एक बात आपके माध्यम, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग बार बार कह रहे हैं कि इसमें अगर मुस्लिम जुड़ जाता तो क्या बात होती, इस पर 2 बात अगर आ जाए, शांति से सुन लीजिए, बात स्पष्ट हो जाएगी। 2003 में इनके नेता मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा, इनके मतलब यूपीए 1 के नेता ने, कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। ठीक है साहब, 2003 में पूज्य अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनती है और 1 साल के लिए नागरिकता संशोधन कानून आता है और उसमें लिखा जाता है वहां से प्रताड़ित हिंदू, शब्द ध्यान दीजिएगा, प्रताड़ित हिंदू जो हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। 2004 में हमारी सरकार चली जाती है, सरकार बनती है यूपीए 1 की। यूपीए 1 में 22 जुलाई 2005 को एक बिल आती है और उस बिल में कहा जाता है, उस पुराने कानून में जिसमें लिखा केवल हिंदू, उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है साहब, फिर वही कानून 12 फरवरी को दोबारा
लोकसभा में बिल आती है कि इस कानून को 1 साल के लिए अग्रिम बढ़ाया जाता है। उसमें साहब केवल हिंदू लिखा था, ठीक। तो उस कानून को एक साल 2 बार यूपीए 1 की सरकार ने बढ़ाया, ठीक साहब। जिसमें केवल हिंदू बुढ़ा लिखा था उसको बढ़ाया, उसको तब तो वो कानून काला नहीं था, तो ये केवल जिसमें हिंदू लिखा था उसको बढ़ाया, तो ये सेकुलर हो गए। और हमने जो दोबारा कानून लाया उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी लिखा, तो हम जो है कम्युनल हो गए। नहीं कम्युनल सर, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं देखो, कांग्रेस जो किया पार्लियामेंट, कांग्रेस को पूछो सर, जो बात कांग्रेस का साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। कांग्रेस का साथ लेना देना नहीं है। सुनो विनोद जी, एक बात बोलो सर, सीए पे जो आप विरोध कर रहे हैं, विरोध आपकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि जो आपके वोटर हैं वो बांग्लादेशी। ना ऐसा नहीं। और ये आसाम में जो हुआ है, हम ये जवाब दो, हम ये बात जवाब दो। आसाम में जो हुआ है बनने नहीं देंगे। आसाम में जो हुआ है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। पहले सर, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, इस देश को हम धर्मशाला बनने नहीं देंगे। जी, कमांडेंट थे, उसका हाल क्या हुआ? सुनील मंडल साहब, विपक्ष सवाल उठाता है आसाम को लेकर, सरकार कहती है बिल्कुल शांति है, कोई खबर ऐसी नहीं आ रही है। शांति होता पहले। जी, मैं कुमार राकेश जी से पूछता हूं, एक मिनट हमारा बात पूछना चाहिए। आसाम की जो बात करते हैं, आसाम में चाहे सीए हो चाहे एनआरसी हो, विशेषकर जो वहां एनआरसी लागू की गई है, उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर और सर्वोच्च न्यायालय के देख रेख में है। उसमें भारत सरकार का पहले ये विरोध करने वाले भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि सदन से पास हुआ कानून लागू करना संघीय ढांचे के अनिवार्य है। आप केवल अपनी को भ्रम रखना चाहते हैं। आशंका कुछ और है, उन घुसपैठियों को इन लोगों को मुझे लगता है कुछ बचाना है। 2014 वो लोग हैं वही लोग शामिल। राकेश जी, शाहीन बाग पे इतना खर्च कहां से हो रहा है, इसका हिसाब कौन देगा? राकेश जी, 2014, 2019 में जिस तरह से देश की जनता ने इनको नकारा है, इनके झूठ को नकारा, इनके भ्रष्टाचार को नकारा है, उसके कारण ये समाज में केवल भ्रम पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, और अब समाज इसके लिए और देश इसके लिए तैयार नहीं है। अरे विनोद जी, ऐसा दिल्ली का हाल हो गया। दिल्ली का देखो, दिल्ली में क्या है की नीति ने तुष्टीकरण को जिता दिया, राष्ट्रवाद को हरा दिया, विकास को हरा दिया। जी, आज शहीन बाग की मैं नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में लिया जा रहा साहब। शहीन बाग में बैठे हुए लोग कहते हैं आजादी, किस चीज से आजादी, किससे आजादी, किन चीजों से आजादी? जिस देश ने इनको पाला पोसा। 1947 में इस देश में मुस्लिम की आबादी 2.5 करोड़ थी, आज 17 करोड़ हो गई, क्योंकि हमने उनको संरक्षित किया, हमने उनको संरक्षण दिया। पाकिस्तान में 23% माइनॉरिटी के लोग थे, आज घट के 3.7 हो गए। वो कहां गए साहब? या उनकी बांग्लादेश में या उनको बस ये चाहते हैं कि केंद्र प्रदेश को पैसा दे, हिसाब न पूछे। मोदी जी कह रहे हैं केंद्र को पैसा देता है, उसको यूसी आने का बात देते हैं। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना वो खा रहे हैं ना खाने दे रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए परेशान है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादातर इनकी गवर्नमेंट करे, प्रधानमंत्री को रैली नहीं करने देंगे, इनकी गवर्नमेंट मुख्यमंत्री के ऐसा नहीं होता है, करने देंगे। दादा, ऐसा नहीं लगता है, राज्य सरकारों का भी यही काम है जो आप कह रहे हैं, और दोनों मिलकर जब काम करेंगे तभी देश का विकास होगा। करेक्ट जी, 100% मोदी जी कहते दोनों मिलकर का साथ, दोनों मिलकर का विश्वास, लेकिन ये लोग कुछ का साथ, कुछ का भी सब विकास और कुछ का विश्वास कर रहे हैं। जी, चलिए, नहीं एक बात खत्म कर देंगे, जो बोला था जो मेडिकल बेनिफिट के लिए। हाँ, तो बहुत संक्षेप में मंडल जी, बहुत संक्षेप। देखो, मेडिकल बेनिफिट के मालूम है तुम्हारा? तुम जाओ हमारा देखो, हमारा स्वास्थ्य साथी क्या पूरा फ्री, पूरा फ्री। कोई सवाल उठ जाएगा, सवाल उठा, आयुष्मान योजना लागू नहीं कर रहे हैं, सवाल उठ जाएगा। बाहर गया है, 5 साल से है, 11 साल से चालू है। चलिए, 11 साल से चालू है। बिल्कुल, मेरे पास समय का अभाव है, मेरे पास राजनीति नहीं की जाती, मेरे पास कोई दल करे। जी, मेरे पास समय का अभाव है। आपने देखा बजट सत्र का जो पहला चरण था वो भी काफी गर्म रहा। उम्मीद है जो दूसरा चरण होगा उसमें अनुदान मांगों पे चर्चा होगी, बजट पे चर्चा होगी, लेकिन गर्मा गर्म
चर्चा भी होगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।